अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपको वेलकम करता हूँ फिर से। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री ट्यूटर यासिर सर एंड दिस इज़ वीडियो लेक्चर नंबर 17 फॉर द क्लास 11th। वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर थर्मोडाइनमिक्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 16 वीडियो लेक्चर्स में आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े और रिसेंटली हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो था एंथैल्पी पे, और एंथैल्पी पे हमने काफ़ी डिस्कशन किया। आज का टॉपिक जो है उसका नाम है हेसिस लॉ। ठीक है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है। इसने एक लॉ दिया विच इज कॉल्ड एज हेसिस लॉ। इस लॉ को हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन भी कहते हैं। चलिए इस चीज को समझते हैं कि ये लॉ क्या है। मैं पहले स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके बाद में आपको ये समझाऊंगा और उसके बाद हम इस पर प्रॉब्लम करेंगे, बिकॉज इस क्वेश्चन पे प्रॉब्लम्स आती है। तो इस बात को दिमाग में रखो, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो पूछते ही है, उसमें तो कोई शक है नहीं। देखो ये लॉ क्या कहता है, मैं स्टेटमेंट लिखूंगा यहां पे। हेसिस लॉ स्टेट्स, व्हाट इट स्टेट्स, मैं यहां पे लिखता हूं, दिस लॉ स्टेट्स that the enthalpy change this law states that the enthalpy change this law states that the enthalpy change for a particular process this law states that the enthalpy change for a particular process, या वो रिएक्शन भी हो सकता है, is same whether the process या रिएक्शन occurs in single step और सीरीज ऑफ स्टेप्स, जिसमें आप मल्टी स्टेप भी कह सकते हो। देखिए मैंने क्या लिखा। ये ना ये कहता है कि अगर आप एक प्रोसेस करते हो प्यारे बच्चों, उस प्रोसेस या उस रिएक्शन को आप एक स्टेप में करो या आप उस प्रोसेस को डिफरेंट स्टेप्स में करो, मल्टी स्टेप्स में करो, उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज आएगा ना वो सेम होगा। मतलब क्या है इस बात का, देखो मैं आपको मतलब समझाता हूं। एक प्रोसेस हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें हम इस चीज को समझेंगे, और फिर मैं आपको यह कहूंगा कि एंथैल्पी चेंज क्यों सेम होगा। देखिए मान लो मेरे पास एक रिएक्टेंट है, मान लो मेरे पास है रिएक्टेंट ए। ये मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्टेंट ए है, मैंने यहां पे ब्लॉक में रखा। मान लो ये रिएक्टेंट क्या कर रहा है काम, ये रिएक्टेंट इस रिएक्टेंट की एक प्रोसेस हो रही है, रिएक्शन हो रही है, और मान लो ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, इनटू द फाइनल सब्सटेंस। लेट सपोज उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डी से। आपने क्या की सर, हमने एक प्रोसेस दिखाई, जो प्रोसेस मैंने खाली एक स्टेप में दिखाई। एक स्टेप में मैंने जो प्रोसेस दिखाई उसमें मान लो ये रिएक्टेंट है और मान लो ये प्रोडक्ट है। मान लो ये रिएक्टेंट है, मैं यहां पे लिखता हूं, मान लो ये रिएक्टेंट है। इसको आप इमेजिन करो कि ये रिएक्टेंट है और मान लो डी जो है प्यारे बच्चों ये आपका प्रोडक्ट है फाइनल, और आपने रिएक्शन एक ही स्टेप में की। अब जाहिर सी बात है, एक रिएक्शन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, एंथैल्पी चेंज तो होगा। लेट सपोज इसमें जो एंथैल्पी चेंज हुआ इस प्रोसेस के लिए फ्रॉम ए टू डी व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, इसमें जितना भी एंथैल्पी चेंज हुआ उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ प्रोसेस और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, डेल्टा आर एच। अब आप स्टैंडर्ड कंडीशंस में कह रहे हो तो नॉट लगा दो, कोई टेंशन है नहीं। तो आपने एक रिएक्शन ली, आपने एक प्रोसेस लिया जिसमें रिएक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट, और उसमें जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो डेल्टा आर एस से मैंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है ना। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, मान लो हम डी तक पहुंचने के लिए हम यही रिएक्शन स्टेप्स में करेंगे। मान लो व्हाट डज इट मीन, मान लो पहले रिएक्टेंट ए जो है
ये बनाता है एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस, उसको मैं नाम दूंगा बी। बी मान लो एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस है, अभी प्रोडक्ट नहीं बना, और मान लो ये बी चेंज हुआ, इसने एक और इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनाया, लेट अस सपोज सी। ये सी भी क्या है सर, एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस है, ये प्रोडक्ट नहीं है। और मान लो उसके बाद सी जो है वो चेंज हुआ टू द फाइनल प्रोडक्ट डी। अब जाहिर सी बात है, यहां पे आप क्या कर रहे हो, यहां पे आप रिएक्शन जो है ये मल्टी स्टेप पाथ, ये सिंगल स्टेप पाथ है, यहां पे आप रिएक्शन सिंगल स्टेप में कर रहे हो, यहां पे आप रिएक्शन मल्टी स्टेप्स में कर रहे हो। वेयर बी जो है और सी जो है ये क्या है, ये है इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस, मान लो इंटरमीडिएट सब्सटेंस ये भी है, और सी भी क्या है प्यारे बच्चों सर, इंटरमीडिएट सब्सटेंस। लॉजिक समझ आया क्या है, एक प्रोसेस ली हमने, वो एक स्टेप में करनी चाहिए, उसमें जो एंथैल्पी चेंज आया हमने डेल्टा आर एच से रिप्रेजेंट किया। और अगर हम उसी प्रोसेस को सीरीज ऑफ स्टेप में करेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, मान लो आपने ए से डी बनाना है, लेकिन पहले आपने ए से बी बना लिया, फिर बी ने सी बना लिया, और सी ने फाइनली डी बना लिया। अब देखिए आपने यहां पे कितने स्टेप्स में की, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। यहां पे सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगी, लेकिन यहां पे मल्टी स्टेप में रिएक्शन करने के लिए आपको 3 स्टेप्स लगे। अब जो स्टेप नंबर फर्स्ट है, मैं यहां पे लिखता हूं, जो स्टेप नंबर फर्स्ट है, देखिए यहां पे स्टेप नंबर फर्स्ट, उस स्टेप नंबर फर्स्ट में जो डेल्टा आर एच का वैल्यू है, यानी कि एंथैल्पी चेंज, जाहिर सी बात है प्रोसेस हो रहा है, कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज होगा, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा आर एच 1 से, where delta RH1 represents the enthalpy change for the step first। यहां तक समझ आया। अब B से C में जाएगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज आएगा, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा RH2 से, बिकॉज ये वाला कौन सा स्टेप है प्यारे बच्चों, ये वाला जो है ये स्टेप सेकंड है। यहां तक क्लियर हुआ। और मान लो जब फाइनली C फिर D में चेंज हो रहा है, उस स्टेप को हम स्टेप थर्ड कहलाएंगे। लेट्स सपोज स्टेप थर्ड है, उस प्रोसेस के लिए, उस स्टेप के लिए जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा आर एच 3। अब देखो हिल्स लॉ बोल क्या रहा है, हिल्स लॉ ये बोल रहा है कि आप एक रिएक्शन, आप एक प्रोसेस सिंगल स्टेप में करो या मल्टी स्टेप्स में करो, सीरीज ऑफ स्टेप्स में करो, उसमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा ना वो बिल्कुल सेम होगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट द एंथैल्पी चेंज, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज की बात हो रही है, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस और अ रिएक्शन इज सेम, यहां पे इस पे गौर करो, इज सेम वेदर द रिएक्शन ऑकर्स इन सिंगल स्टेप और सीरीज ऑफ स्टेप्स। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, पहले हिल्स लॉ के हिसाब से फिर क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ ना, हिल्स लॉ के हिसाब से जितना वैल्यू डेल्टा आर एच का होगा उतना ही वैल्यू इनके सम का होगा, बिकॉज ये जितना है उतना ये सब का वैल्यू है। तो कहने से अकॉर्डिंग टू हिल्स लॉ देयरफॉर डेल्टा आर एच मींस टोटल एंथैल्पी चेंज जो सिंगल स्टेप में हुआ, दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर एच 1 जो कि पहले स्टेप में हुआ, प्लस डेल्टा आर एच 2 जो दूसरे स्टेप में हुआ, प्लस डेल्टा आर एच 3। आई होप इट इज क्लियर। इसीलिए हम कहते हैं दैट the Hess's law states that the enthalpy change for a particular reaction is same whether the reaction occurs in single step or multi steps, or in other words we can say the enthalpy change which occurs in a single step for a particular reaction is equal to the sum of the enthalpies for the same reaction but in series of steps। सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, हमारा जो रिएक्टेंट था ए, ये हमारा क्या था, ये हमारा था इनिशियल, ये मान लो इसको ये हम इनिशियल फेज था, ये इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट था। और बनाना क्या था हमने लास्ट में, वो तो हमने प्रोडक्ट बना था, प्रोडक्ट हमारा फाइनल पॉइंट था, मान लो ये हमारा फाइनल सब्सटेंस था। सिर्फ आपको पता है प्यारे बच्चों एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, इसका वैल्यू खाली इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ थ्रू विच द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। सिंस पाथ कौन सी आप चूज कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये खाली इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए आप 4 स्टेप्स में जाओ, आप 10 स्टेप्स में जाओ, आप 1000 स्टेप्स में जाओ, वहां पे भी टोटल एंथैल्पी चेंज उतना ही होगा जितना सिंगल स्टेप में होगा। सबको क्लियर हुआ। तो why the enthalpy change in a single step and a series of steps
for the enthalpy change for a particular process is same, because enthalpy being a state function, therefore change in enthalpy does not depend upon the path followed. मैं फिर से इस स्टेटमेंट को यहां पे क्लियर करूंगा, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, और एग्जाम्पल्स ही आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। आपको एग्जामिनेशन में हार्डली कभी कभार पूछा जाएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन हिस लॉ, लेकिन ज्यादातर इसमें प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। तो प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो लेक्चर में करेंगे, टेंशन नहीं लेना आप। यहां तक समझ आया? यानी कि आप एक केमिकल रिएक्शन ले लो प्यारे बच्चों, या आप एक केमिकल प्रोसेस ले लो, उस प्रोसेस में अगर वो प्रोसेस या रिएक्शन सिंगल स्टेप में करते हो, उसमें जितना भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा अगर आप उस प्रोसेस को सीरीज ऑफ स्टेप्स में करोगे। तो यहां पे आपका स्टेटमेंट है, और इस चीज को आप ध्यान से समझिए, यानी कि एंथैल्पी चेंज फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन इन सिंगल स्टेप इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस फॉर द इंडिविजुअल स्टेप्स। दैट्स इट। सबको क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हम एग्जाम्पल देंगे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। और पहली एग्जाम्पल तो मैं आपके रेफरेंस बुक यानी कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। देखो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, इस बात को समझना। देखो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। देखिए, देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखिए पहले मैं एक जनरल एग्जांपल फिर से दूंगा आपको, उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे। देखिए पहले मैं जनरल एग्जांपल लूंगा, जनरल एग्जांपल हिस लॉ पे ही एक जनरल एग्जांपल, एक जनरल हाइपोथेटिकल एग्जांपल। देखिए क्या है, मान लो हाइपोथेटिकल एग्जाम मैंने ली, ऐसे लेते ए एक सबस्टेंस है, रिएक्टेंट है, ये कंबाइन होके इसने दिया डी। डी क्या है प्यारे बच्चों? डी आपका जो है वो प्रोडक्ट है। या ऐसे मान लेते हैं ए कंबाइन होके इसने प्रोडक्ट जो बनाया वो एक्स बनाया, ऐसे, ठीक है। ये सिंगल स्टेप में है, ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो गई डायरेक्टली। इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच का वैल्यू है, मुझे नहीं पता कितना है, मैं नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं लिखूंगा, मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा आर एच से। और अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस में कर रहे हो तो यहां पे नॉट लगा देना। ये क्या आपका सर? ये है रिएक्टेंट, और ये क्या आपका सर? ये है प्रोडक्ट। चलिए यहां तक समझ आया? तो ये किस में हुआ? ये सिंगल स्टेप में हुआ। ये जो है, ये जो रिएक्शन हुई ये सिंगल स्टेप में हुई, वन स्टेप। टोटल एंथैल्पी चेंज कितना आया सर? डेल्टा आर एच। मान लो अब मैं यही रिएक्शन दो स्टेप्स में करूंगा। मान लो पहले ए ने क्या किया, पहले ए कंबाइन हुआ और उसने पहले बनाया फॉर एग्जांपल वाई। और इस स्टेप के लिए स्टेप फर्स्ट, अगर आप सीरीज ऑफ स्टेप्स में करोगे, यानी कि अगर आप मल्टी स्टेप्स में करना चाहो, अगर आप मल्टी स्टेप्स में करना चाहो तो उसमें जो पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ए रिएक्टेंट जो है वो पहले इंटरमीडिएट सबस्टेंस वाई में कन्वर्ट हो रहा है। और इसके लिए सिंगल स्टेप के लिए, स्टेप फर्स्ट के लिए जितना भी एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो डेल्टा आर एच वन है। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद ये जो इंटरमीडिएट सबस्टेंस वाई है ये कन्वर्ट हुआ टू अनदर सबस्टेंस, लेट्स सपोज यहां पे डब्ल्यू बना, वाई से डब्ल्यू बना। ये स्टेप सेकंड है। स्टेप सेकंड में जितना भी एंथैल्पी चेंज हुआ मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा आर एच टू से। और मान लो उसके बाद फाइनली W जो है वो कन्वर्ट हुआ इनटू द फाइनल प्रोडक्ट दैट्स X। सिंस दिस इज स्टेप थर्ड, इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो मैंने रिप्रेजेंट किया डेल्टा आर एच थ्री। तो आप क्या करेंगे, आप हेसिस लॉ लगाएंगे। हेसिस लॉ आपको क्या बोल रहा है कि एक प्रोसेस के लिए, एक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज सेम हो रहा है अगर वो रिएक्शन आप या तो सिंगल स्टेप में कर रहे हो या सीरीज ऑफ स्टेप्स में कर रहे हो। या दूसरी बात, सिंगल स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो होता है इक्वल टू द समेशन ऑफ द एंथैल्पीज फॉर द इंडिविजुअल स्टेप्स। तो बताओ अकॉर्डिंग टू हिस लॉ क्या आएगा? क्या वहां पे नहीं आएगा डेल्टा आर एच टोटल जो सिंगल स्टेप में हुआ, इंडिविजुअल स्टेप्स का सम आएगा, होगा डेल्टा आर एच वन प्लस डेल्टा आर एच टू प्लस डेल्टा आर एच थ्री। दैट्स इट। ये होगा अकॉर्डिंग टू हिस लॉ। दैट्स इट। क्लियर हुआ? सबको समझ आया?
चलिए अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं, देखो प्रॉब्लम्स कैसी पूछी जाती है। एग्जाम्पल एक डिस्कस करेंगे और पहली एग्जाम्पल मैं आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लूंगा। देखो एग्जाम्पल क्या दी गई है, पहले एक और एग्जाम्पल लेते हैं उसके बाद मैं वो एग्जाम्पल लूंगा। देखो मान लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, आराम से समझना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक रिएक्शन है जिसके लिए मुझे नहीं पता है डेल्टा आर एच का वैल्यू कितना है, मुझे नहीं पता है कितना है, मैं लिखूंगा सर क्वेश्चन मार्क। सपोज ये निकालना है आपको, ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन दी है, कार्बन ऑक्सीजन का साथ मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, रिएक्शन के लिए एंथैल्पी कितना आ रहा है, डेल्टा आर एच। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, एक तो ये दिया गया, दूसरा दिया है कार्बन प्लस 1/2 ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। CO और CO में क्या फर्क है, कुछ बच्चे लिखते हैं CO कैपिटल C स्मॉल o, कैपिटल C कैपिटल O, कैपिटल C कैपिटल O लिखोगे इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीजन है। लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा ना, छोटा o लिखा ना, तो ये सिंबल कोबाल्ट की है, वो एलिमेंट है। तो प्लीज ये चीजें ध्यान में रखें। मान लो इस रिएक्शन के लिए, इस स्टेप के लिए इसको मैं लिखूंगा डेल्टा RH1। चलिए डेल्टा RH1 लिखते हैं इसको। मान लो ये है -10 किलो जूल्स ऑफकोर्स पर मोल, ठीक है, ये वैल्यू दिया है आपको। और उसके बाद दूसरा जो है रिएक्शन वो ऐसे है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 1/2 ऑफ ऑक्सीजन गिव्स, जाहिर सी बात है 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक ऑक्सीजन इस पे ऐड होगा, वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए दिया गया है डेल्टा RH2, मान लो दिया है, चलिए फिर से मैं देता हूं, चलो 15 देता हूं मैं, 15 किलो जूल्स पर मोल। ये वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं है, ये मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यूज दिए, बस आपको समझना है। आपको क्या निकालना है, आपको डेल्टा RH1 इस रिएक्शन के लिए निकालना है। ये रिएक्शन आपको कैसे मिलेगी, जरा देखिए ये रिएक्शन आपको कैसे मिलेगी। अगर मैं इन दो रिएक्शंस का सम करूंगा, इन दो रिएक्शन फर्स्ट स्टेप और सेकंड रिएक्शन का मैं समेशन करूंगा, तो देखो क्या होगा। आपको चाहिए क्या, आपको तो कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए। जब आप समेशन करेंगे ना तो इक्वल टर्म्स दोनों साइड से कैंसिल हो जाती है, देखिए ना होगी कि नहीं होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसिल, ठीक है ना। देखिए आराम से समझिए, एडिशन करना है आपको। यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे बचा कार्बन, ओके, ये नेट रिएक्शन है आपकी, ये है आपकी नेट रिएक्शन। आपका कार्बन बचा यहाँ पे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कैंसिल हो जाएगा। देखिए और कुछ कैंसिल हो जाएगा, नहीं देखो और कुछ नहीं हो जाएगा कैंसिल। प्लस प्लस ये 1/2 ऑक्सीजन है और ये 1/2 ऑक्सीजन है, आधा ऑक्सीजन और आधा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन होता है तो उसको मैं लिखूंगा O2 गिव्स, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड बचा नहीं कुछ, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, नीचे जो बचा वो बचा खाली कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर आपने इन दो रिएक्शंस का सम किया तब जाके आपको नेट रिएक्शन ये मिली। तो करना क्या है आपको इन दो रिएक्शंस के डेल्टा H वैल्यूज का भी सम करना पड़ेगा, तो वो टोटल इसका निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना, डेल्टा RH1 को अगर आप प्लस करते हो डेल्टा RH2, वो आपको टोटल मिलेगा डेल्टा RH। यही तो है हेसेस लॉ, तो यही है ना, कुछ समझ आ रहा है प्यारे बच्चों, हेसेस लॉ तो यही है। तो बताओ क्या आएगा, डेल्टा RH1 कितना है सर, -10 किलो जूल्स पर मोल। चलिए ठीक है, प्लस बताओ डेल्टा RH2 कितना है सर, माइनस, प्लस इंटू माइनस वो हो जाएगा माइनस, ऐसे लिखूंगा -15 किलो जूल्स पर मोल। यहां तक क्लियर हुआ, कितना हो गया सर, वो डेल्टा RH के बराबर हुआ। देयरफॉर बताओ डेल्टा RH टोटल जो है रिएक्शन के लिए कितना निकला, माइनस माइनस वो तो हो जाएगा, प्लस ही करना है आपको, तो ये हो गया 25 किलो जूल्स पर मोल। ये इसका आंसर होगा, दैट इज इट, सो सिंपल। यहां तक समझ आया। कभी कभार आपको ये दिया होगा,
ये दिया होगा, आपको ये निकालना पड़ेगा, कभी आपको ये दो निकालने होंगे, इसका निकालना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं अब आपकी एनसीईआरटी वाली प्रॉब्लम दूंगा जो कि इसी इक्वेशन पे है, लेकिन वैल्यू जो है वो मैं आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिसेस लॉ, इसको हिसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन भी कहते हैं, ठीक है। देखिए देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखो क्या है। आपको प्रॉब्लम दी है कार्बन प्लस 1/2 ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या मैंने कहा, कार्बन प्लस 1/2 ऑफ ऑक्सीजन, क्या मैंने कहा, कार्बन प्लस 1/2 ऑफ ऑक्सीजन, ओके फाइन, गिव्स क्या दे रहा है सर, दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। सबको क्लियर हुआ। इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो भी होगा इस रिएक्शन के लिए कितना, ये निकालना है आपको। मैं क्वेश्चन मार्क लिखूंगा। यहां तक समझ आया सर, ये तो निकालना है, ठीक है। दिया क्या है, देखो दिया क्या है, गिवन देखो क्या है, गिवन गिवन आपको ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हाफ नहीं फुल, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ऑफ कोर्स ये गैस है, ये चीजें पता है आपको। इसके लिए डेल्टा आर एच, इस वाली स्टेप के लिए जो दिया है वो है -393.5 किलो जूल्स पर मोल, ये दिया है, ठीक है। यहां तक समझ आया, ये दिया है। और दूसरा दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 1/2 ऑफ ऑक्सीजन, आराम से समझना, गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 1/2 ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या देगा, ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये देगा, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जाहिर सी बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड को एक और ऑक्सीजन ऐड कर दो तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा आर एच जो दिया है वो है -293 किलो जूल्स पर मोल। देखो अब ध्यान दो, आपको चाहिए क्या, आपको ये इक्वेशन चाहिए, ये आपको ये इक्वेशन चाहिए, ये वाली प्रोडक्ट क्या है आपका, प्रोडक्ट है सर हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। इस बात पे ध्यान रखें, प्रोडक्ट आपको ये चाहिए। क्या इन दो इक्वेशंस में से आपको प्रोडक्ट साइड, ये प्रोडक्ट साइड है, ये तो प्रोडक्ट साइड है, ये वाला प्रोडक्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड हम क्या लेते हैं, रिएक्टेंट साइड। क्या आपको दो इक्वेशंस में, ये जो दो इक्वेशंस में लिखी, क्या आपको कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट साइड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन चाहिए तो आपको प्रोडक्ट साइड। तो आपको कहां से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट साइड में आ सकता है, क्या इस इक्वेशन से आ सकता है, यहां पे तो कोई कार्बन मोनोऑक्साइड है नहीं, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो यहां पे है, लेकिन यहां पे रिएक्टेंट साइड है, लाना कहां पे आपको, प्रोडक्ट साइड है। तो आप क्या करेंगे, फिलहाल इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को रिवर्स करो। अगर इस वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा आर एच का वैल्यू है -293 यानी कि एक्सोथर्मिक, अगर आप इसी को रिवर्स करोगे तो एक ऑटोमेटिकली एंडोथर्मिक बन जाएगी। अगर दिस, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था, अगर आप रिवर्स करते हो ना रिएक्शन को, डेल्टा एच का साइन जो है वो चेंज होता है। जरा मुझे बताओ, इसको रिवर्स करो, क्या मैं लिख सकता हूं CO2 प्लस, सॉरी CO2 गिव्स एक तो मिलेगा 1/2 ऑफ ऑक्सीजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, बिकॉज आपको यही चाहिए, यही चाहिए आपको। बताओ इस रिएक्शन के लिए डेल्टा आर एच क्या आएगा, प्लस के बजाय माइनस के बजाय आएगा प्लस 293 किलो जूल्स पर मोल। ये फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, बैकवर्ड इज एक्सोथर्मिक, बस यही कॉन्सेप्ट है। देखो आप क्या करना है, ये मान लो रिएक्शन फर्स्ट, ये मान लो रिएक्शन फर्स्ट थी, ये मान लो रिएक्शन सेकंड थी, और अब इसको जब आपने रिवर्स किया तो आपकी रिएक्शन थर्ड ये बन गई। रिएक्शन सेकंड चाहिए नहीं आपको, आपको रिएक्शन थर्ड चाहिए, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड आपको प्रोडक्ट में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए, तो इस वाली रिएक्शन को मैं कैंसिल करता हूं फिलहाल, चाहिए एक तो रिएक्शन थर्ड और तो रिएक्शन फर्स्ट। देखो रिएक्शन फर्स्ट में क्या क्या हो रहा है, आप, मैं यहां पे देखो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, जस्ट वेट अ मोमेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पे आएगा, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा एड
रिएक्शन फर्स्ट एंड रिएक्शन सेकंड। रिएक्शन फर्स्ट और रिएक्शन सेकंड को ऐड कर दो, तो कर दो ऐड। जब मैं ऐड कर दूंगा तो बीच वाला ये जो है जिसको मैंने रिवर्स किया था, समझना, अब ये मैं ऐड करूंगा बिकॉज जगह नहीं है, मैं फिर से नहीं लिख सकता हूँ, इसको मैं रिमूव करूंगा। ये पार्ट मैंने रिमूव कर दिया, देखो ये पार्ट मैंने रिमूव कर दिया, इसलिए मैं ये भी रिमूव करूंगा बिकॉज ये आप चाहिए नहीं मुझे तो वैल्यू दिए है। अब रिएक्शन फर्स्ट आपकी ये है, रिएक्शन सेकंड आपकी ये है, तो कर दीजिए ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। देखो जब आप ऐड करेंगे ना, ध्यान दें, जब आप ऐड करेंगे इक्वल टर्म्स अपोजिट साइड्स में कैंसिल हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सॉरी डाइऑक्साइड गैस कैंसिल हो गया, ये इसके साथ हो जाएगा। क्या यहाँ इस साइड और इस साइड कुछ सेम आ रहा है, कार्बन ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है। बात समझना, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है O2, यहाँ पे एक ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके एक के साथ। जब एक के साथ कंबाइन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाफ, वो मैं खुद ही लिखूंगा। आप नीचे देखो क्या मैं लिख सकता हूँ, कार्बन रिएक्शन फर्स्ट एंड थर्ड में क्या बचा, इस साइड तो कार्बन ही बचा, ओके कार्बन प्लस, ध्यान देना यहाँ पे बचा ऑक्सीजन का एक था, यहाँ पे हाफ था, हाफ चला गया इसके साथ, जब कैंसिल हो जाता है तो यहाँ से हाफ कटेगा, इसका भी हाफ कटेगा, तो यहाँ पे कितना बचा, हाफ, उसको मैं लिखूंगा 1/2 ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हुआ, गिव्स क्या रिएक्शन फर्स्ट में प्रोडक्ट बचा, कुछ नहीं बचा, लेकिन थर्ड में क्या बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आ गया गैस। इस चीज को समझिए, तो क्या करेंगे आप, सर इसका मतलब है अगर मैंने रिएक्शन फर्स्ट को रिएक्शन थर्ड से ऐड किया तो उनके एंथैल्पी चेंजेस को भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, उससे मुझे क्या निकलेगा, डेल्टा RH। अब आप कहोगे सर आपने तो यहाँ पे वैल्यूज खास नहीं दिए, अगर ये रिएक्शन फर्स्ट है, इसको मैं लिखूंगा डेल्टा RH1 बिकॉज ये रिएक्शन फर्स्ट है। इस वाली को मैंने रिएक्शन थर्ड कहा था, चलो इसको लिखते हैं डेल्टा RH3। चाहिए क्या आपको, डेल्टा RH1, तो बताओ डेल्टा RH1 किसके बराबर होगा, सिंस मैंने यहाँ पे समेशन किया तो इनका भी समेशन होगा, तो जब मैं इनका समेशन करूंगा, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जब मैं इनका, जब पहले देखो क्या यही आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए थी, कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, रिक्वायर्ड इक्वेशन यही थी। जब रिक्वायर्ड इक्वेशन यही थी तो बताओ डेल्टा HR क्या निकलेगा, जो निकालना है आपको, वो इनका समेशन निकलेगा, तो करिए समेशन, डेल्टा RH मैं ऐसे लिखूंगा, डेल्टा RH1 का समेशन होगा डेल्टा RH3 से, वो होगा बराबर डेल्टा RH के। यहां तक क्लियर, बताओ मुझे डेल्टा RH1 का क्या वैल्यू है, वहां पे दिखाया है -393.5 किलो जूल्स पर मोल, बाद में लिख लेंगे, ओके प्लस उसके बाद बताओ डेल्टा RH3 का वैल्यू क्या है, वो तो प्लस ही है, वो आएगा 293 ओके किलो जूल्स पर मोल, किसके बराबर है, डेल्टा RH के। यहां तक क्लियर हो गया सबको, ओके फाइन, दैट इज ग्रेट, यू अंडरस्टैंड इट वेल। अब देखिए ये 393.5 है, ये 293 है, लेकिन सिर्फ ये बड़ा वैल्यू और यहाँ पे माइनस है, तो क्या निकलेगा, यहाँ पे माइनस साइन तो माइनस का रहेगा ना, तो 393 से 293 हटाओगे तो वहां पे पहले 100 निकलेगा, लेकिन ये पॉइंट है तो इट विल बी 93, मैंने 93 लिया था, हाँ आपकी बुक में वहां पे 83 है, तो चलो ठीक है, जो भी है 93 मैंने लिया, अब कोई टेंशन नहीं है, इट विल बी 100.5, क्या आएगा, किलो जूल्स पर मोल, किसके बराबर निकलेगा, डेल्टा RH, यही तो निकालना था आपको। तो इसका मतलब यहां पे जो वैल्यू आपने निकाला, ये किस कॉन्सेप्ट से निकाला आपने, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन से निकाला। सबको क्लियर हुआ। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं जिसपे क्वेश्चन आते हैं और वैसे ही पूछे जाते हैं। ये यूजुअली नहीं पूछी जा सकती बिकॉज काफी सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। देखो प्रॉब्लम क्या है, चलो मैं इरेज करता हूं। देखिए अब आराम से समझना, वो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक और प्रॉब्लम करते हैं। सर आप क्यों प्रॉब्लम्स करा रहे हैं, कितनी करा रहे हैं, मेरे बच्चों इस पे प्रॉब्लम ही आती है, तो प्रॉब्लम इजी सीख लो। स्टेटमेंट का क्या, स्टेटमेंट तो बहुत इजी है ना, एंथैल्पी चेंज अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ, एंथैल्पी चेंज फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इन अ सिंगल स्टेप एंड अ सीरीज ऑफ स्टेप्स सेम।
whether the reaction takes place in single step, whether the reaction takes place in series of steps. एंथैल्पी चेंज दोनों के केस में सेम होगा। ये कौन सा स्टेटमेंट है? बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स आती है। देखो क्या है, मान लो एक रिएक्शन है जिसमें C2H6, ये क्या है? C2H6, ये है इथेन। शाबाश, क्या है? इथेन। ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस है, और बना जो रहा है, क्या बना रहा है? एक तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बन रहा है वाटर। ध्यान दे, लिक्विड मान लो। इस रिएक्शन का डेल्टा H जितना भी है, मुझे नहीं पता है, मैंने डेल्टा RH लिखा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। इस बात को ध्यान दें, इस रिएक्शन के लिए मुझे डेल्टा RH कैलकुलेट करना है, पहली बात। फिलहाल बिफोर मैं आगे प्रोसीड करूं, पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहां पे कार्बन 2 है, यहां पे 1 है, तो 2 डालेंगे। हाइड्रोजन यहां पे 6 है, वहां पे 2 है, तो 3 डालेंगे। ऑक्सीजन कितने आ गए? 4 3 7, तो सीधी कर दो 7/2। दैट्स इट, सिंपल। 2 2 कैंसिल 7। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन का क्या निकालना है आपको? सर एंथैल्पी चेंज निकालना है आपको। देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है। किसका? मैं लिखूंगा यहां पे एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस दिया गया है बहुत सब्सटेंसेस का। जैसे वो तो इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच ही लिखेंगे ना। देखो, एक दिया गया है डेल्टा, फॉर्मेशन कहेंगे तो F लिखेंगे, H, और अगर आप ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में निकालना चाहो तो मान लो इसका डेल्टा H0 निकालिए। सबको क्लियर हुआ? मान लो मैं कुछ वैल्यूज दूंगा, खुद ही दूंगा, ये जरूरी नहीं है वही वैल्यूज होगी, लेकिन आपको क्वेश्चन देखना है कैसे सॉल्व करेंगे। वैल्यूज का टेंशन मत लो आप, वैल्यूज कितनी याद इंसान रखेगा। मान लो डेल्टा H फॉर्मेशन, डेल्टा H फॉर्मेशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ इथेन C2H6 दिया है। कितना है? लेट सपोज सर ये दिया है, चलो मान लेते हैं -40 किलो जूल्स पर मोल, मान लो ये दिया है, वहां से दिया है -40 किलो जूल्स पर मोल। और क्या दिया है? और ये दिया है डेल्टा F, दैट मीन्स डेल्टा F फॉर्मेशन H ऑफ किसका दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड का दिया है। कितना दिया है? मान लो ये दिया है, चलो 50 लेते हैं, -50 किलो जूल्स पर मोल। मैं आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा चुका हूं। और तीसरा जो है डेल्टा F फॉर्मेशन किसका दिया है? वाटर का दिया है, H2O। मान लो दिया है, लेट्स सपोज, लेट्स टेक इट एज, मान लो -60 दिया है, 60 किलो जूल्स पर मोल। मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, आराम से समझना। ये दिया गया है, आपको क्या करना है? मैं आपको शॉर्टकट भी दिखाऊंगा बाद में, लेकिन पहले ये तरीका समझो। आपको क्या करना है? आपको निकालना है डेल्टा RH, लेकिन दिए ये है, तो आप कैसे निकालेंगे? सर ये कैसे निकालेंगे? ये तो प्रॉब्लम हो गई है। देखो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो गई, मैं यही पे हूँ। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। यहाँ पे ये गिवन है, ये वैल्यूज में यहाँ पे लिखता हूँ, ये वैल्यूज में यहाँ पे लिखता हूँ, सो दैट मुझे यहाँ पे जगह मिलेगी, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्या मैं लिखूंगा? सर इसके लिए डेल्टा RH0 जितना भी है ये कैलकुलेट करना है, पहली बात। तो यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं। दूसरा, ओके बताओ जल्दी जल्दी गिवन क्या क्या है? डेल्टा FH0 किसका है? इथीन का, C2H6 अभी मैंने लिखा था, कितना है सर? ये है -40 किलो जूल्स पर मोल। चलो किलो जूल्स पर मोल आप खुद याद रखेंगे। उसके बाद क्या दिया था? डेल्टा F फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था सर? -50 लिया था किलो जूल्स पर मोल। यहाँ पे ये है किलो जूल्स पर मोल में। ओके, और दिया था डेल्टा FH0 फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और मान लो ये हमने लिया था -60 किलो जूल्स पर मोल। चलो मैंने गिवन वैल्यूज वहां पे लिखी, आप देखो सॉल्व कैसे करेंगे। देखो पहले समझो
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? सिंस मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उतनी एंथैल्पी चेंज होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। याद रखिए, जरा आप वहां पे चेक कीजिए, पहला जो मैंने लिया था डेल्टा एफ फॉर्मेशन, डेल्टा एफ एच नॉट, किसका? इथीन का। यानी कि जब 1 मोल इथेन का बनता है ना, उस टाइम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है? -40 किलो जूल्स पर मोल। बात समझिए। जरा पहले हम इसको देखते हैं। अगर मुझे इथीन बनाना है, वो कैसे बनेगा? सर वो तो कार्बन से बनेगा। कार्बन और हाइड्रोजन को जब आप मिलाएंगे तभी जाके तो इथीन बनेगा। सपोज C2H6, अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, ये 2 टाइम्स लेंगे, इसको 3 टाइम्स लेंगे, दैट्स इट। अब यहां पे कितने मोल बने? 1 मोल बना ना, दिख रहा है कितने मोल बने? सर 1 मोल बना। तो इसके दौरान कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज आएगा ना, वो तो गिवन है ना, डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ C2H6, वो तो दिया है। कितना है? -40 किलो जूल्स पर मोल। चलो ये दिया है सर, हाँ आ गया समझ, हाँ ठीक है आ गया समझ, ओके। दूसरा क्या दिया है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से बनेगा, ऑक्सीजन से बनेगा, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। C+O2 CO2 1 मोल बना। इसके लिए डेल्टा एच फॉर्मेशन कितना है? सर इसके लिए डेल्टा एच नॉट CO2 के लिए कितना है? सर वो दिया -50 किलो जूल्स पर मोल। मैं फिर से कहूंगा आपको, व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब यह है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, कितना अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज हुआ है जब 1 मोल सबस्टेंस का बना है फ्रॉम द रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर रेफरेंस स्टेट्स। सबको क्लियर हुआ? अगर आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज प्रीवियस जाके चेक कर लो, लेक्चर नंबर 15 है शायद, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या लेक्चर नंबर 15 है। तो लेक्चर नंबर 15 देखिए, जिन स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या मतलब है, मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर नंबर 15 वीडियो लेक्चर उस पर डाला है। तो ये क्या हो गया सर? जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है -50, इसका मतलब इक्वेशन के हिसाब से ये है, कार्बन और ऑक्सीजन जब मिला है वहां पे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब बना, तो उस टाइम जितनी एनर्जी रिलीज हुई है वही हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सर इसका मतलब तो ये हुआ, अगर हमें वाटर की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो कि -60 दी गई है, इसका मतलब तो ये है ना, H2 किसके साथ मिला है? O2 के साथ, और वहां पे बना है H2O। कितना लेना है? 1 मोल। अब आप कहोगे यहां पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन तो 2 है, 2 लगाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने 2 मोल लिया तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए कंडीशन यू हैव टू टेक द 1 मोल। 1 मोल के लिए आप ये 1/2 लेंगे, यहां पे 2 नहीं लगाएंगे। तो बताओ कितना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर वाटर? सर वो तो है डेल्टा एफ एच नॉट। कितना? सर वाटर का कितना? सर आपने दिया -60 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, मैंने दिया, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है लेकिन समझाने के लिए दिया। अब बताइए, दिमाग में लगाइए, चाहिए क्या आपको? सर मुझे तो ये चाहिए मुझे। अब ये क्या? शॉर्ट ट्रिक देखो, सिंपली देखो क्या करना है आपको। आपको ये रिएक्टेंट है लेकिन यहां पे तो ये प्रोडक्ट है। बात समझिए। आपका ये रिएक्टेंट है ये, लेकिन यहां पे तो ये प्रोडक्ट है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस इक्वेशन को रिवर्स करना चाहेंगे सो दैट आपका ये रिएक्टेंट साइड आ जाएगा? बिकॉज मेन जो आपकी इक्वेशन है वहां पे इथेन जो है वो रिएक्टेंट साइड है। सर इसको यहीं पे क्लियर करते हैं। शॉर्टकट भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, शॉर्टकट बताऊंगा, उससे यूं क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पहले लंबा कट देख लो। लंबा कट नहीं है, ये लंबा रास्ता है, पहले ये देख लो। यहां तक क्लियर हुआ ना, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? देखो, अब आप कहोगे सर आपने तो इथेन प्रोडक्ट साइड डाला, नेट इक्वेशन में तो रिएक्टेंट साइड है, तो आपको दिमाग आया नहीं इसको यहाँ पे लाना है। जब आप रिवर्स इक्वेशन को करोगे तो वैल्यू यही रहेगा लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा, पहली बात। दूसरा आप कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड है, तो चलो ये इक्वेशन ठीक है, वाटर भी प्रोडक्ट साइड है तो ये भी इक्वेशन ठीक है। खाली हमने इस इक्वेशन को रिवर्स करना है, तो चलिए करिए रिवर्स, डोंट वरी, करिए रिवर्स। सर C2H6 क्या देगा? एक तो कार्बन 2 देगा और हाइड्रोजन 3 मोल्स देगा, ठीक है। क्या ये प्लस नहीं बनेगा उस टाइम? सबको क्लियर हुआ? सर हाँ समझ आया। अब क्या करोगे? सर अब हम करेंगे, ये तो 1 मोल है यहाँ पे, तो ये भी 1 मोल है, तो कोई टेंशन है नहीं। अच्छा ठीक है सर, ये तो 2 बन रहे हैं,
यहाँ पे तो एक ही बन रहा है, तो क्या करोगे, इस इक्वेशन को होल मल्टीप्लाई 2 से करोगे। समझ आ रही है ना, ये 2s बन जाएगा ना, बिकॉज आपको इक्वेशन में 2 चाहिए, तो इसको 2s मल्टीप्लाई करोगे। थोड़ा ये हेक्टिक दिखेगा आपको, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए ना, उंगलियों पे क्वेश्चन करोगे। और तीसरी बात सर, और ये 2 सबको मल्टीप्लाई हो जाएगा, इवन डेल्टा एच को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सर वहां तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं प्रोडक्ट, और ये तो प्रोडक्ट साइड है, चलो ठीक है, इक्वेशन तो रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पे 3 है, ये तो एक ही है, मल्टीप्लाई 3 से करो, मल्टीप्लाई 3 से करो। सर मुझे पहले बताओ नेट इक्वेशन क्या बनेगी जब आप इसको मल्टीप्लाई 3 से करोगे, फिलहाल के लिए क्या ये बनेगी उस टाइम 3 टाइम्स, ये भी बनेगा 3 टाइम्स, ये भी बनेगा, सॉरी ये 2 टाइम्स है, सॉरी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, क्लियर हो गया। और इसको भी मल्टीप्लाई आप करोगे 2 से। पहली बात, जब ये 3 टाइम्स करोगे तो ये 3 टाइम्स, ये जब 3 टाइम्स करोगे तो ये 3/2 बन जाएगा, ये भी 3 टाइम्स बन जाएगा, और इस पार्ट को भी मल्टीप्लाई करोगे 3 से। समझ लेना आराम से। अब देखो, अब हमने क्या करना है, देखो अब हमने क्या करना है, 3 से तो मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग, तो इसको मैं ये वाला पार्ट हटा दूंगा, बिकॉज मल्टीप्लाई किया मैंने। अब क्या करना है आपको, देखो क्या करना है, अब आप ऐड कर दीजिए, इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए ना। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। करना क्या है आपको, हमने ऐड करना है, हमने इक्वेशन फर्स्ट को सबस्ट्रैक्ट करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो एंथैल्पी के लिए देखो कैसे करते हैं, देखो मैं आपको अच्छा तरीका दिखाता हूँ। आपको ये यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो इसकी एंथैल्पी इतनी है और इन दो की एंथैल्पी उतनी है, जरा मल्टीप्लाई करते हैं, पहले क्या आएगा आपको पता है ना, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, यही पढ़ते हो ना, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। या अगर आप यहाँ से ही देख लोगे, अब इसकी एंथैल्पी, इसकी एंथैल्पी, चलो हीट समेशन से ही लेंगे, चलो हम तो हेसिस लॉ पढ़ रहे हैं, चलो हम हेसिस लॉ पढ़ रहे हैं, हेसिस लॉ से करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्लाई हेसिस लॉ, अप्लाई हेसिस लॉ। दूसरा शॉर्टकट तरीका बाद में बताऊंगा, अप्लाई हेसिस लॉ, हेसिस लॉ अप्लाई करो। हेसिस लॉ क्या बोलता है, टोटल रिएक्शन के लिए जो होगा वो होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डेल्टा आर एच, चलो नॉट, ये तो निकालना है मुझे ऊपर, ये किसके बराबर होगा, ये इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का, और इस, पहले देखो मैं क्यों करूंगा अप्लाई हेसिस लॉ, देखो क्यों करूंगा मैं। जरा अगर आप इनको रिएक्शंस को सम करेंगे, ऐड कर दो, देखो ऐड करने से क्या होगा, समझ लेना बात, समझ लेना। यहां पे रिएक्टेंट क्या बचा, इथेन, इथेन, ओके फाइन सर, हाँ इथेन है, इथेन है, मैं लिखूंगा C2H6। अगर इक्वल टर्म्स है ना कहीं पे अपोजिट साइड में, कैंसिल कर देना। सर इथेन है, ठीक है, क्या मैं कार्बन लिखूं, सर कार्बन मत लिखो। क्या मैं हाइड्रोजन लिखूं, सर मत लिखो। क्यों, यहाँ पे 2 कार्बन चले गए, 3 टाइम्स हाइड्रोजन, 3 टाइम्स हाइड्रोजन चले गए, फिलहाल के लिए चुप करना। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने बचे 3/2। तो मुझे बताओ 2 + 3/2 कितना होगा, इसको करो, ये हो गया 4 + 3/2, कितना हो गया 4 + 3 7/2, कितना आ गया। इसको जब इसको प्लस करोगे तो क्या ये नहीं आएगा 7/2 ऑक्सीजन, देखो इथेन + 7/2 ऑक्सीजन जब ऐड कर रहे हो। अच्छा गिवस, चलिए गिवस, कुछ कैंसिल होगा नहीं, एक तो बनेगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड + 3 टाइम्स वाटर, यही है, यही तो इक्वेशन चाहिए आपको, यही तो इक्वेशन चाहिए आपको। तो चलो कर दो ऐड, ऐड कर दो, ऐड कर दो जनाब, हेसिस लॉ अप्लाई करो। तो ये समझ आया ये मैंने क्या किया, ये समझ आया, चलो मैं लिख के रखता हूँ। चलिए, तो जब इनका एडिशन हो गया तो इनका भी एडिशन हो जाएगा। तो बताओ हेसिस लॉ अप्लाई करके आपका क्वेश्चन कैसे जाएगा, तो अप्लाई करेंगे हेसिस लॉ। हेसिस लॉ क्या बोलता है, हेसिस लॉ आपको बताता है कि जो आपको डेल्टा आर एच नॉट रिएक्शन के लिए निकालना है वो इनका सम होगा। तो बताओ पहला क्या है, सर पहला तो है +40 किलो जूल्स पर मोल, मैं नहीं लिखूंगा, खुद ही समझ लेना, ओके। सर उसके बाद है इसका एडिशन होगा, तो मैं फिलहाल लिखूंगा प्लस अंदर से, लेकिन वो 2 टाइम्स है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 × -50, ओके। उसके बाद फिर से प्लस, उसके बाद 3 × -60, सबको क्लियर हुआ, ओके। बताओ किसके बराबर हो गए, इज इक्वल टू, ये तो हो गया +40 के बराबर, ओके। ये हो गया 100, 50 × 200, और प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ये आएगा यहाँ पे 100,
फिर से ये हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया 18, ये हो गया 18, 180 माइनस साइन में जाएगा तो ये हो गया माइनस 180। यहाँ तक क्लियर हुआ? बताओ किसके बराबर हुआ? सर क्वेश्चन तो निकला, ये तो बहुत अच्छा है, हमें तो आ गया। डेल्टा आर एच नॉट किसके बराबर आया? देखिए 180 एंड 100 दोनों में साइन नेगेटिव है ना, तो कितना हो गया? ये हो गया 280 और ये हो गया +40। देखो +40 माइनस 280, तो क्या करोगे? कितना हो गया? 280 में से 40 घटा लो, कितना आ गया? -240 किलो जूल्स पर मोल इज द आंसर। तो इसका मतलब है जो आपका डेल्टा एच नॉट निकला, डेल्टा आर एच नॉट, एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन कितना निकला? -240 किलो जूल्स पर मोल। दैट्स इट, दिस इज द आंसर फॉर दिस रिएक्शन। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन तरीका यही है, लेकिन आई होप आपको समझ आ गया। अब शॉर्टकट तरीका समझो। सर ठीक है समझ आ गया, बिकॉज मैंने समझाया आपको कैसे इक्वेशन को आपको प्रोसीड करना है, इक्वल टर्म्स कैसे कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज तरीका यही है अगर आपको लंबा प्रोसेस समझना है। लेकिन अगर हम शॉर्टकट करेंगे, सर एग्जामिनेशन में ये तो बहुत टाइम खाएगा, और मान लो नीट में क्वेश्चन आ गया तो ये तो हमारी हालत खराब कर देगा, फिर क्या करेंगे? देखो फिर क्या करना है। देखिए देखिए फिर क्या करना है आपको। शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट, जो कहना चाहो कहो। हम क्या करेंगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है, अगर आपको याद होगा, डेल्टा आर एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड कंडीशंस में लिखो नहीं लिखो कोई टेंशन है नहीं, चलो स्टैंडर्ड कंडीशंस लेते हैं। वो किसके बराबर होता है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स जितने भी है, प्रोडक्ट्स जितने भी है, इनफैक्ट आप समेशन भी लिख सकते हो ऐसे। ये इक्वेशन हमेशा के लिए याद रखना, जब तक जिंदा हो, जब तक मिडिल के साथ वास्ता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है ना? अगर आप यही इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना चाहो, बात समझो, तो वो कैसे निकालते हैं? हम लिखते हैं ऐसे, डेल्टा आर एच नॉट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, हम लिखते हैं यहां पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जितने भी होंगे माइनस डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स। ये इक्वेशन स्टार में रख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। ये मैंने इससे पहले भी दिखाई है, अगर आप पिछले वीडियो लेक्चर्स देखोगे, अगर आपको याद होगा, ये मैंने दिखाई ऑलरेडी। अगर आपको चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, तो वो ये होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, change in enthalpy for a reaction is equal to enthalpy of formation of products minus enthalpy of formation of reactants। पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितने मोल्स के लिए होता है? 1 मोल के लिए। अगर मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस ट्वाइस B गिव्स 3 टाइम्स C प्लस D, मान लो एक जनरल रिएक्शन, मैं आपको कहूंगा इस रिएक्शन के लिए डेल्टा आर एच नॉट निकालो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आपको पता है तरीका क्या है? यही है, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन वहां पे जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, वो डेल्टा एच फॉर्मेशन को मल्टीप्लाई होगा आगे। देखो क्या है, पता प्रोडक्ट्स क्या है? तो वहां पे लिखूंगा ऐसे, इट विल बी डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स। मैंने आर लिखा, ओके। बता प्रोडक्ट क्या है? सर डेल्टा आर एच नॉट ऑफ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल्टा एफ एच नॉट किसका? प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स कौन कौन है यहाँ पे? एक है सी, दूसरा है डी। लेकिन सिंस सी के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो वो पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आप लिखोगे सी के लिए, ओके, प्लस प्लस, उसके बाद डी है, डी का नंबर ऑफ मोल्स कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो वहां पे लिखेंगे सीधे 1 इंटू डेल्टा एफ एच नॉट किस
प्रोडक्ट के लिए डी। देखिए ये हो प्रोडक्ट्स, उसके बाद देखेंगे माइनस, अब रिएक्टेंट्स का क्या होगा, पहले ए है तो ए का नंबर ऑफ मोल्स 1 है, अब लिखेंगे डेल्टा एफ एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज ए, उसके बाद प्लस होगा इसका दैट इज ट्वाइस डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट दैट इज बी, ठीक है ना, और ब्रैकेट क्लोज करोगे, यानी कि दिस माइनस दिस, एंड व्हाट इज दिस डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ सी, 3 को छोड़ के, इट इज द एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी फॉर 1 मोल। ये क्लियर हो गया? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाओ, यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता दिया मैंने, यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाओ, यानी कि उस इक्वेशन का, यही तो शॉर्ट ट्रिक है। तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे सर, डेल्टा आर एच नॉट इज इक्वल टू, बताओ प्रोडक्ट कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने मोल्स है, 2 है, तो मैं लिखूंगा 2, तो क्या लिखूंगा 2 टाइम्स डेल्टा एफ एच नॉट, किसके लिए सर, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, पहले मैं लिख रहा हूं CO2 के लिए, ओके, प्लस उसके बाद है 3 टाइम्स, उसके बाद है डेल्टा एफ एच नॉट, किसके लिए सर, वाटर के लिए, ओके, ये हो गए प्रोडक्ट, तो ब्रैकेट में डाल दो प्रोडक्ट, माइनस, बताओ रिएक्टेंट क्या है सर, रिएक्टेंट इथेन है, तो क्या आएगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो 1 डाल दो, लिखो नहीं लिखो तो कोई, चलो लिख लेता हूं, डेल्टा एफ एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ C2H6, ओके, और ये क्या है, ये तो ऑक्सीजन है, आपको मैंने ऑलरेडी कहा ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर दोज स्पीशीज व्हिच आर प्रेजेंट इन द नेचुरली ऑकरिंग स्टेट, सपोज हाइड्रोजन H2 Cl2 N2 Br2, वो स्टैंडर्ड स्टेट में 0 लिया जाता है, तो इसका जो डेल्टा H नॉट होगा वो 0 लिया जाएगा। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन होता है N2 0, क्लोरीन होता Cl2 0, ठीक है ना, तो वो 0 आएगा नहीं यहाँ पे, तो इसको बंद कर दो, ओके, वैल्यूज दे दो, तो किसके बराबर निकलेगा, डेल्टा आर एच नॉट किसके बराबर है, देखो क्या करोगे, ट्वाइस, बताओ डेल्टा एफ एच नॉट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, वहां पे दिया है -50, ये खुद ही आएगा ना -50, 2 इंटू -50 ब्रैकेट, ओके, तो इस वाले ब्रैकेट को हम शॉर्ट में क्लोज कर देंगे, प्लस उसके बाद क्या है 3 इंटू, देखो 3 इंटू, बताओ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना है सर, वो तो -60 है, तो मैंने डाल दिया -60, ब्रैकेट कर दो क्लोज, उसके बाद है माइनस, ये वाला माइनस, अच्छा, उसके बाद देखो 1 इंटू 1 तो वही है, बताओ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ इथेन कितना है, -40 सर, -40, ओके, करो सॉल्व, बताओ देयरफॉर डेल्टा आर एच नॉट फॉर रिएक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू -50 कितना हो गया, -100, ओके, 3 इंटू 60 हो गया 180, माइनस प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो गया सर 180, ओके, उसके बाद माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया 40, तो बताओ किसके बराबर निकला, डेल्टा आर एच नॉट सर, वो निकला -100 -180 दैट इज -280, और ये निकला +40, तो वो किसके बराबर हो गया, -240 किलो जूल्स पर मोल। क्या आपने जो 2 आंसर निकाले क्या वो बिल्कुल मैच हो रहे हैं? अब आपको जो तरीका ठीक लगे वो तरीका जनाब कर लीजिए। -240 किलो जूल्स पर मोल, दैट्स इट। मैं जिस तरीके से प्यारे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स यूनिट आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ट्रस्ट भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऐसा एक यूनिट है ना जिसको स्टूडेंट्स को भी डर लगता है पढ़ने में, और मोस्ट ऑफ द टीचर्स आल्सो फील अनकंफर्टेबल व्हाइल दे डील विद दिस यूनिट इन ऑर्डर टू टीच टू स्टूडेंट्स, बट आई लव दिस यूनिट, इट इज सो इंटरेस्टिंग, इट इज सो इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। आपको इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आराम से आएगा। अब मैं एक इंपॉर्टेंट नोट आपको बताने जा रहा हूं, ये समझ आ गया ना, सीधे क्या करना है, जब आपको एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए निकालनी है, तो आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर गिवन है तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स में जो नंबर ऑफ मोल्स है उनसे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट नोट समझो, यही शॉर्ट ट्रिक थी। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, मैं यहाँ पे नोट लिखता हूँ, देखो नोट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक इंपॉर्टेंट नोट, नोट NOTE, नोट, स्पेलिंग याद है, हाँ याद है। अगर
इफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स इज गिवन, क्या मैंने कहा, अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी, इफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा एच नॉट एफ, ऐसे, अगर ये गिवन है, इफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज गिवन, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का अगर ये दिया है, तो डेल्टा एच निकालने के लिए प्यारे बच्चों कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे, इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, याद रखना हमेशा के लिए, स्टार डाल देता हूं इधर, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, पहली बात। बट अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बजाय दिया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, उसका भी मैंने पढ़ाया है लेक्चर नंबर 16, देख लेना पीछे, यहां पे मैं लिखूंगा, नोट क्या है, इफ हाउएवर इफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज गिवन, अगर ये दिया है, और एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होंगे वो गैसियस स्टेट में है, वो किस में है, गैसियस स्टेट में है, तो उस टाइम एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए जो इक्वेशन है वो है डेल्टा आर एच, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस लिखो नहीं लिखो, वो होती है बराबर समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये मैंने 2 करोड़ रुपए की बात आपसे कही, इस बात को कभी बोलना नहीं। आप कहोगे सर यहां पे तो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स था, हां, अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया था, तो अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया था, यानी कि आपको दिया था वहां पे डेल्टा सी एच नॉट, अगर ये वैल्यूज दिए थे, तो उस टाइम जो आप एंथैल्पी चेंज के लिए इक्वेशन यूज करोगे वो है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। इस बात को हमेशा के लिए याद रखेंगे। सबको समझ आया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा जो हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन है, हेसेस लॉ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो आज इख्तिताम हो रहा है, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 17 में। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या तो हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे, या उससे पहले अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो वो मैं पढ़ाऊंगा। तो आप बने रहे मेरे साथ, इंशाल्लाह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह सारा कंप्लीट करेंगे। ख्याल रखिए अपना, मेरे लिए दुआ करें। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।